चलिए तो फिर आज अपन एनालिसिस करेंगे। कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट को लिमिटेड की, और इसमें अपन देखेंगे कि क्या चल रहा है कंपनी में। सो कंपनी की करंट प्राइस अभी चल रही है 86.9 रुपीज़ शेयर मार्केट में, और बुक वैल्यू जो है वो है 22.4। और फिर इसके बाद में कंपनी जो है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो प्राइमरली एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सीमेंट। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, सीमेंट के बिजनेस में है। और कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेरियस काइंड्स ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट है और ये सब, ओपीसी है, एसआरपीसी सीमेंट है, ऑयल वेल सीमेंट है, ये सब ये बेचते हैं। इट सेल्स द सीमेंट अंडर स्टैब्लिश ब्रांड कमल सीमेंट। कमल सीमेंट एक माना जाना ब्रांड है, उसके अंडर ये सेल करते हैं। उसके बाद में कंपनी सेल्स स्टेट ऑफ गुजरात थ्रू 1000+ चैनल पार्टनर्स। 1000+ चैनल पार्टनर्स हैं गुजरात में। और अब अपन इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी मेंशन की हुई हैं। अब अपन साथ ही साथ में देख लेते हैं कौन सा ऑपरेट्स ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोस्टल टाउन और दिग्विजय ग्राम, जामनगर, गुजरात। और फिर इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब अपन देखते हैं, चलिए कंपनी की क्या स्थिति चल रही है अभी ओवरऑल, और कैसा परफॉर्मेंस। ठीक। सो चार्ट में अगर अपन देखें तो ऑल टाइम हाई जो इन्होंने टच किया था अपना वो था 84 रुपीज़ 35 पैसे का, जो था 9 जुलाई 2021 को। और अभी जो चल रहा है वो 77.15 चल रहा है। तो अभी जो है अभी 86.88 चल रहा है एक्चुअली। 86.88 चल रहा है, और यहाँ पे 92 था, या 92 के करीब। ठीक है, चलिए देखते हैं और चीजें। प्रोज में इन्होंने, कॉन्स में कुछ नहीं दिया है। प्रोज में क्या है, कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.53%, कंपनी हैज मेंटेनिंग हाई हेल्दी डिविडेंड पे आउट, और 85.9% का डिविडेंड पे आउट है, काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। चलिए देखते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलें तो इनकी सेल्स जो है 195 करोड़ से 193 करोड़ कम हुई है थोड़ी सी सेल्स। एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं 157 करोड़ से 162 करोड़। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 38 से 31 हो गया, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। सो 38 से 31 करोड़ के हो गए हैं। फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 20 से 16% हो गया। अदर इनकम कम हुई है, इंटरेस्ट बढ़ा है, डेप्रिसिएशन 9 का 9 ही है उनका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है, 32 से 23 करोड़ का हो गया है। टैक्स परसेंटेज उतने का उतना ही है। फिर नेट प्रॉफिट जो है कम हुआ है, जो 24 से सीधा 17 हो गया है। और अगर अपन बात करें तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है वो भी कम हुई है ओवरऑल, 1.68 से 1.19। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो मार्च 2022 मतलब लास्ट ईयर से 629 से 725 ओवरऑल सेल्स बढ़ी हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस भी 512 से 624 हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 117 से 101, जो कि कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 19 से 14% हो गया। अदर इनकम 4 से 7 हो गई है, जो कि बढ़े हैं। इंटरेस्ट उतने का उतना ही है। डेप्रिसिएशन बढ़ा है, 31 से 35 हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 88 से 71 करोड़ का हो चुका है, जो कि कम हुआ है। फिर उसके बाद परसेंटेज वाइज बात करें तो 37 से 19% टैक्स भी कम हुआ है इस बार उनका। इसके बाद में नेट प्रॉफिट जो है 55 से 58, जो कि ओवरऑल ग्रोथ है, अच्छा है, 58 करोड़ की ओवरऑल ग्रोथ मिली। अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ी है 3.97, पिछली बार से बढ़ा है। अगर अपन थोड़ा और पहले तक देखें तो इनके मार्च 2020 से 56, 54, 55, 58, तो अभी तक के पिछले 4 साल के अंदर में ये हाईएस्ट इनका अभी इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 58 का। 56 से के बाद कम होना शुरू हुआ था 2020 के बाद, और 2019 तो खैर अनस्टेबल समय था, बट एनीवेज चलिए और देखते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो भी अपन ने देख लिया, 3.97 से बढ़ी है। फिर डिविडेंड पे आउट, काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी का। पिछले 4 साल से ये 38%, 66%, 91%, 101% डिविडेंड पे आउट किया है, काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। अब इसके बाद शेयर कैपिटल देखें अगर अपन, तो शेयर कैपिटल में अगर अपन बात करें 144 करोड़ से शुरू होकर करके 145 करोड़ हुआ है शेयर कैपिटल। रिजर्व्स में अगर अपन बात करें तो 168 से 179 करोड़ के हुए हैं। फिर अगर बोरोइंग बात करें तो जीरो है, बोरोइंग इन्होंने 2020 से कुछ नहीं किया है। लाइबिलिटीज जो हैं वो इनकी 150 से 143 हुई हैं, कम हुई है लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी 462 से 468 हो गई, बढ़ गई है। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स 182 कम हुए हैं। फिर CWIP जो है वो 5 से 7 हो गया, बढ़ गए हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जीरो है, कुछ भी नहीं। उसके बाद अदर एसेट्स की बात करें तो 260 से 279 बढ़े हैं।
फिर इसके बाद में अगर अपन टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी उतने ही बैलेंस आउट होते हैं। फिर अगर अपन इधर थोड़ा सा और डिटेल में देखें अदर एसेट्स में, तो इन्वेंट्री कम हुई है इनकी, ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं इनके, उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म लोन इन्होंने किया है वो भी बढ़ा है। फिर उसके बाद में जो अदर एसेट्स आइटम्स हैं वो कम हुए हैं। इस तरीके से इनका 468 करोड़ का ये बनता है। फिर इसके बाद में अपन कैश फ्लो पे देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो बढ़ी है, 57 से 86 करोड़ हो गए। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -40 से -37 हुआ है, थोड़ा सा कम, इतना कम था और अब उसको थोड़ा सा मतलब नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश की है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -56 से -50, और यहाँ पे आप देखेंगे -0, सो क्या नेट कैश फ्लो जो है -0 है। फिर इसके बाद में अपन डेटर डेज की बात करते हैं। डेटर डेज की बात करें तो यहाँ पे इनके 8 से 11 डेज हो चुके हैं। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 517 से 426 इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं। डेज पेएबल की बात करें तो 255 से 231 हो चुके हैं, डेज पेएबल भी कम हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हो गई है, 270 से 205 हो चुका है। अच्छा, बाय द वे ये सारे टर्म्स को एक वीडियो में अलग से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छा क्लियर समझ में आए। तो उसके बाद फिर वर्किंग डेज कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 16 से 13 हो चुका है। आरओसी जो है 29 से 23% का हो चुका है, जो कम हो गया है। फिर इसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन सबसे पहले क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली में देखें तो प्रमोटर्स ने 55.66 से 55.62 प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उसके बाद 0.12 से बहुत बढ़ाया, बल्कि 2.84 कर दिया सीधा, जो कि अभी तक अगर आप 2020 से देखें तो इतना ज्यादा कभी नहीं रहा। उसके बाद डीआईएस की बात करें तो कुछ भी नहीं है डीआईएस का इन्वेस्टमेंट। फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बढ़ाया है, 41.54 किया है। ठीक, अब अगर अपन थोड़ा ईयरली में भी देख लें, ईयरली में भी वही 5.66 से 5.62 वही ग्रोथ अपने को दिख रही है। फिर डीआईएस का कुछ भी नहीं, और अगर अपन ईयरली ग्रोथ देखें तो 44.22 से 41.54 हो चुका है ना। अब अपन चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर और चलते हैं अपन, यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया हुआ है इनका। चार्ट वाइज अगर अपन बात करें तो ओवरऑल ये इनका डेली चार्ट खुला हुआ है। डेली चार्ट पे इन्होंने, जैसा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो यहाँ कहीं बनाया था, 97 समथिंग था, 97.20। और उसके बाद फिर अगर अपन इस साइड बात करें तो अभी यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है और हो सकता है उसको समवट ब्रेकआउट देता दिख रहा है। अगर अपन इधर एक रेंज बनाना चाहें तो यहाँ पे एक रेंज बना सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, सही, ये लेवल है ना। अब देखते हैं, खैर ये लेवल ब्रेकआउट होता सा दिख रहा है यहाँ पर। अगर ये इसको सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है एक बार फिर से अपर लेवल्स के लिए जाए। बाकी इसमें अगर एंट्री की बात करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी इसने अच्छी रैली ली है कुछ दिन, हो सकता है कंसोलिडेशन भी दिखाए और ये भी हो सकता है कि इधर से अपर साइड जाने की कोशिश करे। तो अगर अपन एक पिवट लेवल्स बनाना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका इसमें पिवट लेवल से करना। जब भी इस तरह की एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो तो पिवट का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है ना। इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, सो पिवट का सपोर्ट लेकर के अगर ये अपर साइड सस्टेन करता है तो हो सकता है कि R2 को टच करे या एटलीस्ट थोड़ा सा अपर साइड जाने की कोशिश कर सकता है। सो अगर हम हमारी अपनी पोजीशन अगर बनाने का प्लान करें तो इसमें हम तो 89.3 के बाद ही कंसिडरेशन लेंगे, और अभी ऑलरेडी इसने अच्छी रैली ले रखी है। 89.3 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ कंसिडरेशन किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक चल रही है, कंपनी अपना कोशिश कर रहे हैं ये लोग अच्छा करने की, और अच्छा है। बिजनेस ऐसा है कि सीमेंट का बिजनेस है, तो थोड़ा ऐसा बिजनेस है जो ट्रस्टवर्दी बिजनेसेस में एटलीस्ट हम कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें कई बार, है ना, और कंटिन्यूअसली जरूरत भी पड़ती है सोसाइटी में, एक डायरेक्ट इफेक्ट भी है ना। सो ऐसा है, एटलीस्ट समझ में आने वाले बिजनेस है। हमारी बेसिक थ्योरी यही होती है कि कोई भी बिजनेस समझ में आना चाहिए कि भाई सामने वाले के करता क्या है, ठीक है, तब इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा एक और पीस ऑफ माइंड रहती है। बाकी स्टॉक मार्केट में हमेशा एक लेवल ऑफ रिस्क तो होती ही है, तो हमेशा आपको अपना भी ड्यू डिलिजेंस करना है, अपना भी एनालिसिस करना है। हमारे ओपिनियन में तो हमने जैसा आपको बताया कि अभी हम तो पिवट के बेसिस पर अगर एंटर करने का प्लान करते हैं तो, बाकी कंपनी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो प्राइसिंग है वो भी ठीक ठाक है ना। और देखते हैं, इतना ही है इसमें।
पिवट के ऊपर कंसिडरेशन लेंगे 89.3 के ऊपर, उसके बाद देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस होता है। और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखें, कभी भी एक ही स्टॉक पे ध्यान पूरा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करें, एक अच्छा स्टॉप लॉस, एक्टिव स्टॉप लॉस रखें, डिसेंट स्टॉप लॉस रखें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार रखें। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।